बच्चे समझकर जब देवर को मैंने अपने बिस्तर पर सुला लिया। फिर उसने मेरे साथ वह किया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम सौम्या है और मेरी उम्र 24 साल है। मेरे पति दूसरे शहर जा रहे थे। जब उन्होंने खासकर मुझे बोला कि मेरे छोटे भाई का ख्याल रखना, वो सिर्फ 12 साल का था। मैं मान गई। उसे रोज स्कूल छोड़ने जाती और लेनी भी आती, और रात को वह मेरे ही कमरे में सोता। जब एक दिन मेरी मुलाकात उसके सर से हुई, तो मैं ये देखकर डर गई कि वह मेरा पुराना आशिक था। मैं घर वापस तो आ गई, लेकिन ये बात मेरे देवर को पता चल गई, और वो अब मुझे बार बार ब्लैकमेल करता कि वह भाई को बता देगा। अगर मैंने उसकी एक शर्त पूरी नहीं की तो मैं समझी कि वो मुझसे पैसे मांगेगा या फिर कोई चीज, लेकिन मेरी जान निकल गई जब उसने मुझसे कहा। मेरी शादी को अभी 14 महीना हुआ था। जिंदगी बहुत ज्यादा हंसी खुशी गुजर रही थी। मेरे घर में हम सिर्फ 3 ही लोग थे, मैं, मेरा पति और मेरा देवर। एक दिन मेरे पति को जॉब के सिलसिले से बाहर दूसरे शहर जाना पड़ा, और वो मुझसे कहकर गए कि मेरे भाई का ख्याल रखना, और मैंने अपनी मोहब्बत का इम्तिहान दे। और मैं अपने देवर का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि वह बच्चा था, और मुझे शुरू से बच्चों से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। मैं उसे खुद ही स्कूल छोड़कर आती और फिर छुट्टी के बाद खुद ही उसे लेकर आती। स्कूल मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था। मुझे आने और जाने में बस 20 मिनट ही लगते थे। लेकिन मैं इस बात से हैरान थी कि यह बड़ा हो रहा, लेकिन मेरे पति को ना जाने क्या परेशानी थी। वह तो ये बात समझते ही नहीं थी कि मेरा भाई अब बड़ा हो गया है। उसे खुद अपना ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें किसी से कोई खतरा है, तभी वह भाई को ऐसे छुपा छुपा कर रखते हैं। लेकिन मैंने इस बात पर कोई ज्यादा बहस नहीं की, और फिर मैंने अपने पति का ख्याल रखते हुए, मैंने अपने देवर का ख्याल भी ऐसे ही रखना शुरू कर दिया, जैसे मेरे पति रखते हैं, जैसे वो कोई छोटा बच्चा है। मैं जब एक दिन से स्कूल छोड़ने गई तो वो इंसान अंदर स्कूल में जा रहा था। उसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वह कोई और नहीं, वह तो मेरा पुराना आशिक था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ कैसे? ये तो मर चुका था कुछ साल पहले, तो फिर यह यहाँ कैसे, और वह भी जिंदा सही सलामत मेरे सामने कैसे खड़ा है? मैं तो बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। ये सब कैसे हो गया? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी और उसकी मुलाकात यहाँ पर यूएसए बीच रास्ते में हो जाएगी। जिंदगी के ऐसे मोड़ पर वह मेरे सामने ऐसे कैसे आ सकता है? वह मुझे इस तरह से कैसे मिल सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो तो एक हादसे में इस दुनिया से, मुझसे इससे आगे कुछ सोचा ही नहीं गया। और मैं राहुल मतलब कि अपने देवर को लेकर अपने घर आ गई, और जब मैं घर आए तो मेरे पसीने छूटे हुए थे। राहुल मेरे पास आया और आकर पूछने लगा कि भाभी तुम्हें क्या हुआ है? जब मुझसे पूछ रहा था, तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने जल्दी से अपना चेहरा को पोंछ लिया ताकि उसे मेरा राज पता ना चल जाए। अभी तक मेरे पास ही खड़ा था। उसने मुझे पानी दिया। मैंने उसके हाथ से पानी का गिलास ले लिया। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरे हाथ से पानी का गिलास दूर जाकर गिरा, क्योंकि राहुल के देखने का अंदाज बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं यह समझूं कि यह कोई 12 साल का लड़का है। वो बहुत ही ज्यादा प्यासी नजरों से मुझे देख रहा था। मैं इतनी ज्यादा बेचैन हो गई थी कि मैंने उसका हाथ बाजू से पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और अपने कमरे की कुंडी लगा दी। मैं जब बेड पर बैठी हुई थी तो मेरा जिस्म बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। मेरी यह बात बर्दाश्त से बाहर थी कि मैं एक 12 साल के लड़के से इस कदर डर गई हूँ। लेकिन मैं क्यों डर रही हूँ? अरे कोई जुर्म नहीं किया कि मैं इस तरह से डर हूँ। मैंने अपने दिल में खुद ही सोचा और फिर खुद ही अपने दिमाग से डर निकाल कर फेंक दिया।
फिर यह सोच मुझे परेशान करने लगी कि आखिर क्यों मैं उससे इतना घबरा रही हूँ। मैंने अपने दिल को थोड़ी तसल्ली दी और फिर मैं कमरे से बाहर निकल गई। राहुल भी घर से बाहर निकल चुका था। मैंने हिम्मत की और मैं घर के कामों में लग गई। अब घर में जब 2 ही लोग हैं, तो क्या ही काम होगा। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने अपने अतीत की एक बात को याद किया और सोचा कि मेरे पिता सही कहते थे, जहां पर सिर्फ 2 लड़के हो, उस घर में अपनी बेटी की शादी कभी मत करो, लेकिन मेरी मम्मी ने नहीं मानी थी और मेरी शादी यहाँ पर कर दी थी। अब मुझे अपने पापा की वो बातें बहुत ज्यादा याद आती है, कि काश पापा की इस बात को उस वक्त किसी ने समझ लिया होता, तो आज हालात बिल्कुल। मेरी शादी जब राजू से हुई तो वह मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे और अब तक रखते आए थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया घर के हालात को देखते हुए उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से वो पहली वाली नौकरी छोड़ चुके थे, और अब उन्होंने जब दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली थी तो ज्वाइन करे हुए कुछ ही दिन हुए थे और उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ा। लेकिन वह जो शुरू शुरू में शहर से बाहर जाते थे, तो जल्दी ही घर वापस आ जाते थे। वह घर रात को वापस आ जाते थे, लेकिन इस बार उन्हें कुछ ज्यादा दिनों के लिए ही जाना था। इसलिए मुझे कुछ डर सा लगा। पहले तो मैंने उनसे कहा था कि जाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि जाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यह मेरी पक्की नौकरी तो नहीं जिसके लिए मैं उन्हें मना कर सकूं। इसलिए मुझे हर हाल में जाना पड़ेगा। मैं क्या कर सकती थी? अब तो मम्मी भी इस दुनिया में नहीं थी जो उनको अपने पास बुला लो, भाभी और बहनों सब अपने अपने घर में किसको अपने पास बुलाते। इसलिए मैं चुप करके अपने पति का इंतजार करने लगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वह कुछ दिन शहर से बाहर गुजारेंगे तो मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। एक दिन अपने देवर को स्कूल छोड़ने गए तो वह वहीं पर खड़ा था और मुझे देखता रह गया। ये बात मेरे देवर ने नोट कर ली थी। स्कूल के अंदर गई क्योंकि आज मेरे देवर के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। अब बेचारी मेरी सांस तो ठीक है नहीं, इसलिए मैं उसकी माँ की सूरत में उसके स्कूल वालों से मिलने के लिए चली गई। जैसे ही मैं मीटिंग रूम के अंदर गई, वह मेरे बिल्कुल सामने बैठा हुआ था। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह जल्दी से खड़ा हो गया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट तो वही थी जो कुछ साल पहले थी। सब कुछ वैसा ही था। वह बिल्कुल भी तो नहीं बदला, सिवाय इसके कि अब उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। वह बचपन अब नहीं था। मैंने जल्दी से चेहरा नीचे कर लिया, लेकिन शायद देर हो चुकी थी। वह पता नहीं कितनी देर तक मुझे ऐसे ही देखता रहा। अभी राहुल ने उसे सर कहकर उसका ध्यान मेरी तरफ से हटाया। उसने बोला, सर यह मेरी भाभी है। राहुल मेरा इंट्रो करवाया तो वह थोड़ा होश में आया और बहुत इज्जत के साथ मुझसे बात करने लगा। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। पता नहीं क्यों मैं फिर से अपने अतीत में जा चुकी थी। उसकी नजरों से पता नहीं क्या से क्या समझ लिया था। मैंने बस थोड़ी बहुत बात की और फिर राहुल से कहा कि अब घर चलो, घर में काफी काम है, लेकिन पता नहीं कब उसके सर में हमारे लिए खाने पीने का सामान मंगा लिया। राहुल खाता जा रहा था और कहता जा रहा था कि भाभी आप मेरे साथ खा लिया करें, सर ने आज बहुत ही करवा दी है। मैंने हिम्मत करते हुए सिर्फ 2 निवाले लिए और फिर उठकर बाहर आ गई। राहुल काफी दिन के बाद बाहर आया। उससे पहले उसका वही सर मेरे पीछे आ गया था। मैं तो खुद को पहले ही बचाती हुई आ रही थी। मैंने जल्दी से ऑटो में बैठकर राहुल को इशारा किया जो अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। हम लोग घर वापस आ गए। घबराहट की वजह से मुझे सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी। राहुल घर आ गया और कहने लगा, अच्छा तो भाभी क्या चक्कर था इस बात का। मैंने उससे कहा कि क्या बात है, राहुल किस बारे में बात कर रहे हो, तो उसने कहा, अरे मैं तो अध्यापक के बारे में बात कर रहा था। कितने अच्छे हैं ना, आप जानते हैं उन्हें। पहले से मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ उनको, मेरा तो उनसे दूर तक कोई ताल्लुक नहीं।
अच्छा अच्छा भाभी रिलैक्स, क्यों इतनी ज्यादा घबरा रही है? मैंने कहा, मैं तुम्हारे भाई की वजह से परेशान हूँ। वो पता नहीं कब वापस आएंगे। मैंने बहुत फिक्र से कहा और हाथ में पकड़े हुए कांच की तरह की वजह से वह महसूस हो रहा था। बात करने के बाद वह मुझ पर ताने कसते हुए हंसा और कहने लगा कि भाई यहाँ नहीं है तो क्या बात है, हम तो हैं ना। उसने ऐसा इसलिए कहा था कि मैं ये समझ सकूं कि वह हर बात जान चुका है। मैं इतनी ज्यादा डर गई थी कि मैंने उसके आगे हाथ जोड़ भगवान के लिए किसी को भी मत बताना, तो वह मुझसे कहने लगा कि यह तो मुझ पर है ना कि मैं इस राज को कब तक अपने दिमाग में रखता हूँ। लेकिन भाभी आपको देखकर लगता नहीं कि आप इस कदर हसीना हैं। मैं तो आपको बहुत सीधी सादी समझता था, और आप लगती भी कुछ ऐसी ही है। लेकिन आपने कैसे कैसे गोल अपने जमाने में खिलाए हुए हैं। अब देखें कैसे पर्दे उठ रहे हैं और कैसे भेद खुल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप मेरा एक काम कर देंगे तो मैं ये राज किसी को भी नहीं बताऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको मेरी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। मैं इतनी ज्यादा डर गई थी और इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी कि मैंने राहुल की सारी शर्त मानने के लिए हामी भर दी। मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही था कि वह मुझसे पैसे मांगेगा। यह कोई कीमती चीज, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। राहुल, तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगी। मेरे इन जुड़े हुए हाथों की तरफ देखो, भगवान के लिए किसी को नहीं बताना। राहुल ने कहा, जी मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन इस शर्त को पूरा होने के बाद, और वह शर्त मैं आपको परसों ही बताऊंगा। मैंने कहा, आज ही बता दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती इस काम में और ज्यादा देर हो। अरे भाभी, मैं आज बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, परसों तुम्हें जरूर बता दूंगा। ये कल आप इतनी बेचैन ना हो। ये कहकर वह बाहर चला गया और मुझे पूरी रात के लिए टेंशन में छोड़ गया है। मैंने हिम्मत की और अपने काम की है। इसी पर राजू की कॉल आ गई और मेरा जिस्म बहुत बुरी तरीके से कांपने लगा। मुझे लगा कि शायद हमने उसे सब कुछ बता दिया। बहुत डेरिंग बजने के बाद मैंने उसकी कॉल नहीं उठाई और वह बोल बोल कर खुद ही बंद हो गया। राहुल पूरा दिन बाहर घूमने फिरने के बाद घर वापस आया तो मैं उसका इंतजार ही कर रही थी। वो मुझसे कहने लगा कि भाभी, शर्त मैं आपको परसों ही बताऊंगा, और मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खा लिया, इसलिए आप जाकर अपने कमरे में सो जाएं। भाई कल या परसों आ जाएंगे। वो इस तरह एक्सप्रेशन से कह रहा था कि मैं उसकी उम्र और उसके स्वभाव का अंदाजा करने लगी। मैं अपने कमरे में चली गई और रात भर टेंशन में ही, कहीं ना मैं ढंग से खा सके और ना ही पी सके। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि साथ वाले कमरे में कोई बात कर रहा है। हमारे घर में सारे कमरे ऐसे ही थे। बराबर बराबर मुझे आवाज पहले से और ज्यादा आने लगी, तो मैंने अपने कमरे की दीवार के शुरुआत में से बातें सुनने की कोशिश की। मेरे पैरों तले से तो जमीन ही निकल गई, क्योंकि साथ वाले कमरे में मेरा देवर एक लड़की के साथ चिपक कर बैठा हुआ था। वो लड़की उसके बहुत ज्यादा करीब थी और वो उसके कान में बार बार कोई बात कह रहा था। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। पहले तो मेरा दिल करा अभी जाकर इसका हाथ पकड़कर इसके मुंह पर इतनी जोरदार थप्पड़ मारूंगी, लेकिन अधिक ना सके। लेकिन फिर अगले ही पल मुझे ये सोच परेशान करने लगी कि राहुल बहुत ज्यादा चालाक है। ये ना हो कि मेरे जाने से पहले इस औरत को छुपा दे और फिर अपने किए को माने ही नहीं, कहे कि मैंने तो कुछ नहीं करा। इसलिए मैंने 1-2 दिन इंतजार करने का सोचा कि मैंने इसे अगर दोबारा इस हालात में देखा तो फिर मैं इसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। बहुत ही मुश्किल, खुद को समझो। कल गुड फ्राइडे था, इसलिए उसको स्कूल नहीं जाना था। उसके स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए मैं भी बेफिक्र से सोई रही। लेकिन जैसे ही मुझे याद आया तो मैं जल्दी से उठो और जाकर राहुल को जगाया। वो एकदम हड़बड़ा के उठ गया और कहने लगा कि भाभी, कम से कम छुट्टी वाले दिन तो मुझे आराम से सोने दिया करें।
वह मैं कह रही थी कि मैं गरम गरम नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तुम भी खा लो। वह मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। फिर वह मुझसे बिना कुछ कहे ही मेरे पीछे पीछे किचन में आ गया। वहां एक स्टूल पर बैठा और साथ ही जमाई के ऊपर जमाया लेने लगा। मैंने उससे कहा कि क्या बात है, रात भर सोए नहीं हो क्या? मैंने तो एक नॉर्मल सी बात की थी, लेकिन वह मेरी बात का गलत मतलब ले गया और कहने लगा कि भाभी रात को जागना तो आपका काम है। किसी की यादों में मैं भला मासूम सा बच्चा क्या करूंगा रात को जागकर। इस बात पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गई और फिर और कोई बात ना कर सके। वो बहुत मजे से नाश्ता करने लगा और जब पेट भर गया तो वो मुझसे कहने लगा कि भाभी मेरी बात सुनो, आप यूं ही ना डर जाया करें। बहुत अच्छी है आप, और आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं एक ही शर्त पर भाई को ये बात नहीं बताऊंगा। अगर आप मेरी बात मान लेंगे और इसके बाद राहुल ने मुझसे जो कुछ भी कहा, वह सुनने की हिम्मत मैं कहाँ से लाए? मैंने किस तरह से वह बात सुनी और किस तरह से वह बात सही, ये तो मेरा भगवान ही जानता है। वो तो मेरे साथ। मैंने कहा, आखिर तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई? ये बात कहते हुए आंसू मेरी आंखों से तेजी से बह रहे थे। मैं लगातार उसको देखे जा रही थी। अभी शादी अपनी कही बात पर शर्मिंदा हो जाए, ये समझने के काबिल हो जाए कि यह मेरी भाभी ही नहीं, ये तो मेरी माँ समान है। मैंने उससे माँ जैसा ही शुरू किया, लेकिन कभी देवर भी भाभी माँ जैसे रिश्ते को समझ सकते हैं क्या? वह कभी भी नहीं समझते, इसलिए ही इस घटिया इंसान ने इतनी कम उम्र में इतनी घटिया बात कर दी थी। मैंने उससे कहा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? उसने कहा कि हाँ, मुझे अंदाजा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं। अगर आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया तो आप इसकी जिम्मेदार खुद होंगे। ये तो बिल्कुल वही बात हुई कि आगे कुआं और पीछे खाई। अगर मेरी बात नहीं मानती तो भी फंसी हूँ, और अगर मान लेती हूँ तो भी नहीं मरती हूँ। इसलिए बहुत सोचने समझने के बाद मैंने ये सोच लिया कि ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। बेशुमार आंसू मेरी आंखों से बहते हुए मेरे गालों पर निकले और मैं यही कह रही थी, भगवान मेरी मदद कर दे, मैं क्या करूं? मैं कही कि आखिर में ये शाट कैसे मानो, मैं क्या करूं? मैं ये सोचती ही रही लेकिन मैं कुछ समझ नहीं सकी और फिर मेरा खाना भी जल गया और ना मैं नाश्ता कर सके और ना कुछ, और मैं बस वही किचन में बैठी रोती रही। राहुल कहीं बाहर जा चुका था। मेरे दिल से इसके लिए नफरत ही निकल रही थी कि है इतना सा लड़का मेरे दिन रात चैन स्कूल का कितना बड़ा दुश्मन बन चुका है। भगवान इसे अक्ल दे दे। अभी से बाहर गए हुए कुछ ही देर हुई थी कि वो वापस आ गया और आकर कहने लगा कि भाभी आपने क्या सोचा है? मैंने कहा, राहुल ये सब तुम क्या कर रहे हो? किस बात का बदला तो मुझसे ले रहे हो? भाभी जी आखिर किस बात का बदला मुझे तुमसे लेना है? आप तो मेरी माँ जैसी हैं, और फिर भला अपनी माँ को कौन तंग करता है? इसकी एक एक बात से शैतानियाँ झलक रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसका मुंह नोच कर रख दूं, इसके गालों पर इतने थप्पड़ मारूं। राहुल कहने लगा, भाभी जी फिर आज रात को तैयार रहना, मैं आपका इंतजार करूंगा। भगवान मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? मैं तो दुआ ही कर रही थी कि भगवान दीन को और बड़ा कर दें। रात कभी ना हो, क्योंकि इस रात में तो मेरे मुंह पर कालिखी मन देनी थी, क्योंकि इस कलम की स्याही से कुछ नहीं तो मेरे दिन के उजालों पर अंधेरा छा जाएगा। मैं चुपचाप बैठी रही थी। मैंने देखा दिन ढलने लगा है, मतलब कि रात होने में कुछ ही देर बाकी है, मतलब कि मुझे मौत आने में कुछ देर बाकी है। देखते ही देखते रात के 9 बजे बज गए और मैं खाना बनाने लगी, और खाना बनाकर मैं नहा धोकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। मैं अभी प्रार्थना करनी पड़ी हुई थी कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी, इसलिए मैंने दरवाजे पर होने वाली दस्तक की परवाह किए बिना ही पूजा को चालू रखा। दस्तक कब तक हो रही थी,
लेकिन मैं इस बात से बचने के लिए भगवान के सामने ही खड़े रहना चाहती थी। अब दरवाजे पर होने वाली दस्तक तक रुक चुकी थी और मैं पूजा भी कर चुकी थी। तभी मुझे बाहर वाला दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं तेजी से उठी और मैंने अपने कमरे की कुंडी लगा दी। दरवाजे पर राहुल ही था। उसके पास घर की डुप्लीकेट चाबी होती थी, इसलिए वह घर में आ चुका था। उसने मेरे दरवाजे को खूब खटखटाया, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। बस उसकी आवाज आई कि भाभी, आप अपने लिए खुद मुसीबत इकट्ठा कर रही हैं। आपको अपना खुद ख्याल नहीं है तो कोई आपका ख्याल किस तरह से करेगा। वो काफी देर तक दरवाजे पर खड़ा होकर बोल बोल कर चला गया। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि आज की रात में भी दरवाजा नहीं खोलूंगी। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, देख लूंगी। पूरी रात में रेस कौन से सोकर गुजारी और फिर सुबह उठते ही मैं किचन में गई और मैंने राहुल से कहा कि आज से तुम खुद ही स्कूल चले जाया करो, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं। वह मेरे मुंह की तरफ देख रहा था। उसने मुझसे एक भी शब्द नहीं कहा। साथ में उसने अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकल गया। लेकिन मैं कुछ ही देर के बाद रास्ता बदलकर उसके पीछे चली गई, क्योंकि मैं भी देखना चाहती थी कि किन कामों में पड़ा हुआ है और इसकी जान पहचान इन लोगों के साथ है, क्योंकि उसकी जितनी उम्र थी उससे तो बहुत बहुत बड़े ये काम कर रहा था। मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसको पता नहीं था कि मैं उसके पीछे आ रही हूँ और मैं रास्तों को बदल बदल कर चल रही थी। मैं उसके स्कूल पहुंची तो मैंने गार्ड से पूछा कि राहुल स्कूल पहुंच गया, तो वो मुझसे कहने लगा कि हाँ, वह तो पहुंच गया है। मैं कुछ मत मान होकर घर की तरफ लौट आई। मैं घर की तरफ से लौट रही थी तो सरहार मुझे रास्ते में मिले और मुझसे कहने लगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा आखिर क्यों किया। वह मुझसे गुस्से में था और मेरी तरफ लगातार देख रहा था। मैंने पहले तो धीरे से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसे लगातार अपने पीछे आते हुए देखा, तुम्हें एक जगह रुक गई और मैंने उससे कहा कि अगर अधिक नहीं बुलाया जाता तो उस वक्त में गायब नहीं होना था, और अब जब मैं अपने घर में बहुत ज्यादा खुश तो तुम मुझसे ये सब बातें क्यों करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी यह सब करने से मैं अतीत में चली जाऊंगी? तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये तुम्हारी भूल है। मैं उसे जल्दी से सुनाकर और तेजी से चलती हुई अपने घर की तरफ आ गई और घर में आ गई। मैं बहुत हैरान हो गई कि दरवाजे पर लगा ताला अब दरवाजे पर नहीं था। मैं घर में गई तो मुझे ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि घर में राजू खड़े थे, लेकिन वह हमेशा की तरह मुस्कुरा नहीं रहे थे। वह थके हुए थे, लेकिन मैं एकदम से जाकर उनके सीने से लग गई। वह जल्द ही मुझे एक तरफ करके कमरे में चले गए। उनके इस व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान हुई कि अचानक क्या हो रहा है, पर क्यों हो रहा है। एकदम से मेरे दिमाग में आया कि राहुल ने शायद ही ने कुछ गलत बता ना दिया हो। वह नहाकर जब बाहर निकले तो मैंने उनसे कहा कि मैं नाश्ता बना चुके हो, आ जाओ कर लो। तो उन्होंने बहुत ठंडे लहजे से जवाब दिया कि मैं नाश्ता करके। मैंने उनके करीब जाकर पूछा, राजू कुछ हुआ है क्या? तुम मुझसे कहने लगे कि नहीं, अभी कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द बहुत कुछ होने वाला है। तुम जाओ मौज करो। मैं टिप टिप रोने लगी, पर यह सोचने लगी कि भगवान किसी भी तरह से मेरे अतीत से मेरा पीछा छुड़वा दें। मैं नहीं जानती कि मेरे कौन कौन से पाप इतने ज्यादा हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसी सजा मिल रही है। राजू के आने पर उनका मूड बिल्कुल ठीक था और वो उस पर हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मेरे दिल में राहुल के लिए बहुत ज्यादा नफरत आ चुकी थी। ये लड़का मेरे लिए बहुत बड़ा बवाल बन चुका था। राजू ने मुझसे कहा कि अब मैं आ गया हूँ तो कुछ दिन के लिए अच्छा रहेगा कि तुम अपनी मम्मी के यहाँ पर होकर आओ, लेकिन मैं क्यों जाऊँ? अभी तो आप घर वापस आए हैं, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था कि तभी शाम को मेरे घर से कॉल आ गई कि छोटी भाभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मुझे जल्दी से वहां जाना होगा। राजू मुझे वही मम्मी की तरफ घर के बाहर उतार कर वापस आ गए।
लेकिन मैं जैसे ही घर में गई तो सामने बैठे इंसान के ऊपर मेरी नजर पड़ी तो मेरी तो सांसें रुक गई। सामने सोफे पर ही अंकित बैठा हुआ था। उसने मुझे नहीं देखा था, लेकिन मैं जल्दी से दौड़ती हुई भाभी के कमरे में आ गई, जहां पर भाभी बिल्कुल ठीक बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। भाभी, और जब आप बिल्कुल ठीक हैं तो आपने ऐसा मजाक करके मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे यहाँ आओ तो सही, यह जो बाहर आदमी नहीं बैठा, यह मेरी बहन के रिश्ते के लिए आया है। मैंने इसे यहीं पर ही बुला लिया था कि तुम्हारे भाई इससे खुलकर मिले और साथ ही एक दूसरे से बात कर ले, क्योंकि उसके माता पिता नहीं है और इसे जो कुछ करना है खुद ही करना है। भाभी बहुत ही ज्यादा खुश होकर बता रही थी। मैं उनकी तरफ देख रही थी। अगर आपको इससे रिश्ता करना है तो मुझे झूठ बोलकर यहाँ पर बुलाने का क्या मकसद बनता है? मैं सच में भाभी से नाराज हो चुकी थी, इसलिए कोई भी बात नहीं कर रही थी। वो मुझे मनाने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं एक तरफ मुंह बनाकर बैठ गई। कुछ देर बाद ही भाई ने हम सब से कहा कि खाना लगाएं। मैंने ना चाहते हुए भी खाना लगाया और इस पर मुसीबत थी कि मुझे वह खाना वहां उसके साथ बैठकर खाना भी पड़ा कि नजरें लगातार मुझे ही देख रही थी, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अभी हम खाना खा ही रहे थे कि राहुल और राजू वह दोनों भी यहाँ आ गए। अरे, यहाँ तो बड़ी पार्टी हो रही है। वो भी हमारे बिना ही। राहुल ने आते ही पनीर उठाया और उसे खाते हुए ऊंची आवाज में सबसे बातें करने लगा। जब ये दोनों आए थे तब पास वॉशरूम में चले गए थे, लेकिन राजू उनको देख चुका था और लगातार इंतजार में था। लेकिन अंकित जा चुका था, उसे कुछ जरूरी काम था। राजू और राहुल को भी भाई नहीं बुलाया था, वह आज सबको सरप्राइज दे रहे थे। मेरी तो जान पर ही बनी हुई थी। राहुल और राजू जा चुके थे और राजू मुझसे कहकर गए थे कि मैं अभी कुछ दिन और यहीं पर रहूं। मैं अगले कुछ दिनों तक यहीं पर रही और भाभी के साथ जाकर शॉपिंग करती रही। भाभी की हर बात अंकित से शुरू होती और जाकर अंकित पर ही खत्म होती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश थी और साथ में वह तारीफ ही करती रहती थी। एक दिन हम शॉपिंग कर रहे थे तो भाभी को याद आया कि साड़ी की मैचिंग का ब्लाउज तो दुकान पर ही छोड़कर आ गई। मेरे पास बहुत ज्यादा सामान था, इसलिए मैं वहीं पर एक साइड में सारा सामान लेकर बैठ गई और भाभी से कहा कि आप जाएं और सारा सामान उठाकर ले। अभी चली गई और मैं वहीं पर एक ही तरफ होकर बैठ गई। तब मुझे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ तो वह अंकिता ही था। मैंने उसे कहा कि तुम क्यों लगातार मेरा पीछा कर रहे हो, क्या चाहते हो तुम? तो वह कहने लगा, मैं तुम्हारे पीछे क्यों आऊंगा वह कहने। तुमने क्यों अपने आप को ऐसे डर में बंद कर लिया है कि जहां आसपास तुम्हारे सिर परेशानियां हैं? वो मुझे बहुत हैरत से यह सवाल पूछ रहा था। ना जाने कब के रुके हुए आंसू मेरे उसके पूछने पर छलक पड़े। वह आगे बढ़ा और मुझे एक टिश्यू दिया। मुझे पता नहीं कि मैंने इस अंदाज से वह टिश्यू पकड़ा और फिर मैंने उसे अपने आंसू साफ किए हैं। कुछ ही देर में भाभी भी आ गई। मुझे नहीं पता उन्होंने देखा या नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ सवाल नहीं किए। वह चुपचाप होकर मेरी तरफ देखते रहे। मेरी सूजी हुई नाक और आंखें बहुत कुछ बता रही थी। भाभी ने मुझसे बहुत प्यार से पूछा कि क्या हुआ है। मैंने बहुत शांति से जवाब दिया कि मम्मी पापा की बहुत ज्यादा याद आ रही है। उन्होंने मुझे गले से लगाया और अपने साथ लेकर चल पड़ी। आज की शॉपिंग इतनी ही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जब हम लोग घर पहुंचे तो भाई की बहुत ऊंची आवाज में बात करने की आवाज आ रही थी, जैसे कि वह किसी से लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग एकदम अंदर गए तो अंदर राजू बैठे हुए थे और वह मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा कह रहे थे कि मैं उसके भाई का ख्याल ठीक से नहीं रखती हूँ, पर मैं बहुत लापरवाह हूँ। वैसे यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और वह मेरी तरफ बढ़े और पूछने लगे कि यह सब क्या है। बच्चा भाई हमेशा मुझे बच्चा कहकर ही बुलाते थे। अरे क्या बताएगी, हमारी तो किस्मत ही खराब थी जो हमने इसे अपने घर में जगह दी। बस यही रखें।
अब अपने घर में मेरा इसके साथ अब कोई रिश्ता नहीं। मैंने एकदम से जब राजू का बात सुनी तो मेरे भाई से कहा कि अभी इसी वक्त आप राहुल को फोन करके बुलाया। भाई ने एकदम कॉल करके राहुल को बुलाया और वो कुछ ही देर में यहाँ पर आ गया। कुछ देर बाद अचानक से अंकित भी घर आ गया था। उसे मेरे भैया ने बुलाया था। जैसे ही अंकित घर में आए तो उनकी नजर राजू पर पड़ी। जब राजू को देखा तो दोनों के आंसू एकदम छलक पड़े। राजू आगे बढ़े और अंकित को गले से लगा लिया। ये तो मेरा भाई है जो कुछ सालों पहले कहीं गायब हो गया था और अब यहाँ एकदम से ये सब क्या है। दोनों भाई अतीत में चले गए जहां उन्हें एकदम से सब कुछ याद आने लगा। वह कहने लगे कि जब मम्मी का देहांत हुआ तब मैं उस वक्त आर्मी ज्वाइन कर चुका था और आर्मी वालों की नौकरी ऐसी ही होती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। और जब एक दिन मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई तो मुझे बॉर्डर के बिल्कुल पास तैनात कर दिया गया। वहाँ एलाइड का निशान तो लगा हुआ था लेकिन मुझे रात के अंधेरे में पता नहीं लग सका। आज फिर मैंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया और फिर मैं दूसरे मुल्क की कैद में जा पड़ा। फिर मैं वहाँ 5 साल रहा। वहाँ के 5 साल मेरे लिए 500 साल के बराबर थे क्योंकि बहुत ही ज्यादा बुरी कैथी रोज जुल्म होते थे और फिर मैंने अपनी चैन उतार कर एक दोस्त को दी। अगर मैं यहाँ मर गया तो यह चीज मेरे देश मेरे पापा के पास पहुँचा दें। और मुश्किल ये हुई कि मुझसे पहले वह वहीं पर मर गया और बस अखबार में उसके मरने की खबर दे दी गई और उसने उसके चैन को बहुत जूम करके दिखाया गया। मेरे घर वालों ने जब ये खबर पढ़ी तो रिपीट कर मुझ पर सब्र कर बैठे। हमारे चाचा और ताऊ तो बहुत खुश थे कि चलो एक बेटा तो गया। अब सारी जायदाद के बाद हम तो खुद ही होंगे, इसलिए वहां मेरा एकदम से उन सब के सामने आ जाना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए मैं किसी के सामने नहीं आया। लेकिन मेरे पापा ने वही बॉर्डर के पास ही डेरा लगा लिया क्योंकि वो ये समझते थे कि मैं जिंदा हूं और एक उनकी दुआ में मुझे जिंदा रखा। उनकी कैद से जब मैं निकला तो मेरे पिता वही बॉर्डर के पास में रहते थे। उनका हुलिया अभी तक ऐसा ही था कि मैं इतने टाइम बाद एक नज़र में पहचान सकता था कि वो मेरे पास आए तो मैं उनको अपने साथ ही घर लेकर आ गया। अभी इतने साल जेल में रहने के बाद और इतना जुल्म सहने के बाद कुछ तो असर होता है ना। मैं अपने घर का पता पूरी तरीके से भूल चुका था और पापा की भी बुढ़ापे की वजह से और सदमे की वजह से याददाश्त कम हो गई थी। फिर मैं भटकते हुए वापस अपने शहर में आ चुका था जहां मैंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। वहां मैंने एक दिन राहुल को देखा क्योंकि यह मेरे कैद के दौरान बहुत ज्यादा छोटा था, लेकिन इसके गाल पर लाल निशान इसकी निशानी बन गया और मैंने इसको पहचान लिया। और फिर मैंने इसे खूब दोस्ती की और मैंने इसे सब कुछ बता दिया। उसने मुझसे कहा कि मुझे सूरत में अपने साथ घर लेकर जाएगा। फिर एक दिन मैंने भाभी को देखा तो मुझे कॉलेज का वक्त याद आ गया जब हम एक दूसरे को पसंद करते थे। अब मन कहने लगा आपको अपने साथ घर लेकर जा सकती है और फिर मैंने इससे मेल मिलाप बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन पुरानी बातों की वजह से इस औरत ने मुझे जरा भी भाव नहीं दिया, बल्कि से हमेशा ही मुझसे बहुत सख्त और तंग लहजे में बात की और फिर उसने राहुल की भी कोई बात नहीं मानी। पापा जी मेरे साथ ही हैं। एकदम से पिछले कमरे से बहुत ही ज्यादा बड़े आदमी पर आते ही अपने तीनों बेटों को और मुझे गले से लगा लिया। अब हम सब बहुत ज्यादा खुश थे। राहुल की खुशी तो दुगनी थी क्योंकि वह सबसे छोटा होने की वजह से सबसे ज्यादा अपने माँ पापा को मिस करता था, लेकिन उसे माँ तो नहीं मिल सकती। लेकिन इतने सालों बाद उसके पापा उसे मिल गए थे। फिर अमर ने अकेले में मुझसे बोला, प्लीज भाभी मुझे भी आप माफ कर दो। मैंने भी आपको बहुत तंग किया है। मैं तो आपके सिर्फ मजे ले रहा था और आपको डरा रहा था। मुझे पता चल गया था कि उस रात आपने मुझे उस लड़की के साथ देख लिया था। मैं डर गया था कि कहीं आप मेरे बारे में सारी बातें भैया को ना बता दे। मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ और आप मेरी माँ समान हैं। फिर मैंने भी राहुल से माफी मांगी कि मैंने भी तुम्हारे बारे में ना जाने क्या क्या गलत सोच लिया था।
हम दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया था। अब हम सबके चेहरे खिले हुए थे। हम बहुत ही ज्यादा खुश थे। राहुल ने सबके सामने मुझसे माफी मांगी थी और मैंने भी उसको दिल से माफ कर दे। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी यह मजेदार कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है, ये फिर ऐसी कोई कहानी जिससे को शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको जरूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।